Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 3rd life meeting challenges and we have discussed the topic is nature and meaning of stress. Today in this video we will discuss about the topic is cognitive theory of stress and science of symptom of stress. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, cognitive theory of Lazarus क्या कहती है? Cognitive theory of stress given by Lazarus. Lazarus इनकी थ्योरी है और उनके कलीग्स भी हैं जिन्होंने स्ट्रेस को डिफाइन किया है। इनके अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस पर्सन के कॉग्निटिव अपेरेजल पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के अप्रेजल को यूज़ करके किसी इवेंट को डील करता है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे रीड भी कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस परसेप्शन स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल कॉग्निटिव अपेरेजल इवेंट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील देम। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिविजुअल का जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल है, वो कॉग्निटिवली अप्रेज करते हैं और उनके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनसे वो डील भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेजारस। ठीक है, लेजारस का यही कहना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और वहीं पर आपके साथ में एक फुटबॉल चैम्पियन का कंपटीशन है कि कौन वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का फुटबॉल चैम्पियनशिप है और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और आपके साथ में एग्ज़ाम भी है और आपका ये मैच भी होने वाला है फुटबॉल चैम्पियनशिप का, जिससे आप पूरी टीम को लीड कर रहे हो। अब यहाँ पर आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, बोल रहे हैं कि मैं अब क्या करूँ। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आएंगे, आप कॉग्निटिव अप्रेजल करोगे कि मैं इस इवेंट को और किस तरीके से मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं और किस तरीके से मैं अपने फुटबॉल मैच पर फोकस करूं। ठीक है, अब आपके अंदर स्ट्रेस स्टार्ट हो गया है कि मैं कैसे करूं, मेरे 5 डेज़ के बाद एग्ज़ाम है और 2 डेज़ के फिर 2 डेज़ पहले मेरा क्या है, मैच है, तो मैं अपनी स्टडी कैसे करूं। आप क्या करोगे, एक टाइम टेबल बना लोगे। ठीक है, जब आप स्ट्रेस को आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है आप उनको यूज़ करोगे उस इवेंट से डील करने के लिए। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास बुक्स है, आपके पास टीचर है, आपके पास आपके फ्रेंड है, आपके नोट्स है और आप डेली किसी टीचर को फॉलो करते हो और आप डेली उनकी वीडियोस हैं। वहीं पर फुटबॉल के आपके कोच है, आपकी टीम है और आप बहुत से प्रैक्टिस कर रहे हो। जब दोनों का बैलेंस बना के चलते हो तो आप अपने उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आपने उसके स्ट्रेस के क्या है, डील किया है। क्लियर, उसको यहाँ पर लेजारस ने स्ट्रेस के में डिफाइन किया है अपने व्यू पॉइंट में कि कोई इंडिविजुअल है, उसका कॉग्निटिव अप्रेजल जो इवेंट है स्ट्रेस को लेकर, वो कौन कौन से रिसोर्सेज के पास अवेलेबल है जिससे वो क्या कर रहा है, स्ट्रेस के साथ डील कर रहा है। क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट क्या कहते हैं, लेजारस यहाँ पर अप्रेजल को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में क्या है, डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंड इज सेकेंडरी अप्रेजल। ठीक है, आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अप्रेजल को अकॉर्डिंग टू लेजारस कितने टाइप में डिवाइड किया है। सो आपका आंसर होगा 2 वे में, 2 अप्रेजल। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी।
What is primary appraisal? Primary appraisal, it refers to the perception, new or changing environment as positive, neutral or negative in its consequences. यहाँ पर लेजारस का कहना है कि प्राइमरी अपेरेजल वो होते हैं जहाँ पर आपका जो परसेप्शन है कि मान लो कोई भी इन्वायरमेंट है जहाँ पर चेंज हो रहा है, न्यू थिंग आ रही है, वहाँ पे आपका परसेप्शन जो होगा, जो परसेप्शन का कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, मैंने कहा कि पर्सन का जो भी परसेप्शन होता है किसी भी चीज़ को लेकर, एनवायरनमेंट में चीज़ को लेकर, उसमें कोई चेंज आ रहा है, कुछ न्यू ऐड कर रहे हैं, तो आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मीन्स आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव है या जीरो है। क्लियर? समझ में आया? इफ अगर आपका नेगेटिव इवेंट में अप्रेजल होता है तो पॉसिबल है वो हार्म होगा, थ्रेट होगा और चैलेंज होगा। अगर आपका जो असेसमेंट हार्म है तो वो ऑलरेडी डैमेज होगा। ठीक है, वो इवेंट डैमेज ही हो चुका है, आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। क्लियर? इफ द चैलेंज, अगर आपका अपेरेजल क्या है, आपका चैलेंज आपका जो नेगेटिव अपेरेजल हुआ, जो नेगेटिव अपेरेजल का सेकेंड बात कर रहे हैं, थ्रेट। अगर आपका अपेरेजल थ्रेट है तो आपको हो सकता है फ्यूचर में डैमेज होने की पॉसिबिलिटी हो, अकॉर्डिंग टू लेजारस। ठीक है, अपेरेजल की अगर मैं मीनिंग बताऊं तो अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपने कॉग्निटिव माइंड को मतलब वहाँ पे यूज़ करना कि ये क्या है, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसे मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। कॉग्निटिवली आपकी चीज़ें अप्रेजल चलती है। ठीक है, अगर आपका अप्रेजल नेगेटिव है वो हार्म हो सकता है, थ्रेट हो सकता है और चैलेंज हो सकता है। हार्म है तो ऑलरेडी क्या है, वो डैमेज है। थ्रेट है तो फ्यूचर में पॉसिबल है वो डैमेज होने का। क्लियर? थर्ड बात करते हैं चैलेंज की। चैलेंज में वो क्या बात करते हैं? चैलेंज अप्रेजल आर एसोसिएटेड विथ मोर कॉन्फिडेंस एक्सपेक्टेशन, it has ability to cope with the stressful event and the potential to overcome an event, profit from the event। मीन्स कि आप यहाँ पर मोर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि आपके पास कुछ भी, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है और आपके अंदर कितनी एबिलिटी या पोटेंशियल है उन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए, उनसे कोप अप करने के लिए, ये आपके पास चैलेंज होता है। क्लियर? ये क्या होता है? आपके पास चैलेंज होता है। क्लियर? मैं प्राइमरी अपेरेजल को फिर से क्या कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। प्राइमरी अपेरेजल वो है जहाँ पर पर्सन अपने इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज देख रहा है, कोई न्यू थिंग ऐड कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। अगर आपका कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव है तो वो हार्म हो सकता है, वो थ्रेट हो सकता है और वो क्या हो सकता है, चैलेंजेस भी होता है। अगर हार्म हो जाता है तो बिल्कुल ही वो क्या है, ऑलरेडी डैमेज है। अगर आपका जो अपेरेजल है थ्रेट हो गया तो पॉसिबल है फ्यूचर में उसके डैमेज होने के। क्लियर? अगर आपने अपेरेजल चैलेंज है तो आपने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास बहुत पावर शक्तियाँ हैं और मैं अपने आप को क्या है, जो भी मेरे पास स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है मैं उसको अच्छे से कॉप अप कर लूँगा, उनको ओवरकम कर लूँगा अपने पोटेंशियल के और अपने एबिलिटी के साथ। क्लियर? ये है हमारा प्राइमरी अपेरेजल, ये हो गया हमारा प्राइमरी अपेरेजल।
सेकेंडरी अपेरेजल क्या बात करते हैं लेजारस में? इट इज द असेसमेंट ऑफ one's coping abilities and resources and assessing whether they will be sufficient to meet the harm, threat, challenge और event। इन्होंने ये बात की कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी कॉपिंग एबिलिटीज है, कौन कौन से रिसोर्सेज है जिससे आप अपने हार्म, थ्रेट और लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं, जो भी आप उन चैलेंजेस से मीटअप होते हो, राइट, या फिर आपके पास जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपके पास कौन कौन सी कॉपिंग एबिलिटीज है, कौन कौन से आपके पास क्या है रिसोर्सेज है जिससे आप हार्म, थ्रेट और चैलेंज को क्या कर रहे हो, सफिशिएंटली एसेस कर रहे हो। क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरा फुटबॉल का मैच और एग्ज़ाम सेम डेट पर आसपास ही है, 1 वीक, उसी वीक के अंदर है, मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है और मैं कौन कौन से कॉपिंग एबिलिटीज़ है, अगर मैं उनको सफिशिएंटली से मीटअप होता हूँ तो मैं अपनी एबिलिटी से, अपने रिसोर्सेज के थ्रू उनको ओवरकम भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? समझ में आया? अगर आपका कोई भी फुटबॉल मैच है या आपके एग्ज़ाम डेट है, अगर आपके अंदर उन इवेंट्स को, उन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रिसोर्सेज और एबिलिटीज कॉप अप करने के लिए और आपके पास रिसोर्सेज है, आप स्ट्रेस को किस तरीके से परसीव कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत से लोग होते हैं, कहीं भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आते हैं, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है और उनको बोला जाए, डॉक्टर ये बोलता है कि इनको ऑपरेट करना है, जब आपको ऑपरेशन की बात आती है तो आप बहुत ज़्यादा क्या है, टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, यार ऑपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ये होगा, वो होगा, ढेरों सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होते हैं, थॉट चल रहे होते हैं। ये आपके लिए क्या है, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब इस सिचुएशन के आप या फिर रो के डर के बैठ जाओगे, सोचते जाओगे, अपने माइंड को ख़राब कर दोगे, या फिर आप सोचोगे कि नहीं, अगर ऑपरेशन हो जाता है तो मैं बिल्कुल बढ़िया हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, तो आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो कि आपके पास कौन कौन सी खुद के लिए एबिलिटीज है जहां पर उन सिचुएशन को आप क्या कर रहे हो, ओवरकम कर रहे हो। क्लियर? यहां तक समझ में आया? These resources may be mental, physical, personal और सोशल। आपके पास रिसोर्सेज मेंटल, आप मेंटली कितने प्रिपेयर, अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है और आपको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है कि इनको ऑपरेट किया जाएगा, तो आप मेंटली कितने प्रिपेयर हो, फिजिकली जो भी स्ट्रेस होगा आपके फिजिकल अपीयरेंस पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपका जो भी स्ट्रेस है पर्सनल है या सोशल है। क्लियर? इफ वन थिंक्स दैट वन हैज पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आप ये सोचते हो मेरे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हेल्थ अच्छी होगी, स्किल है, सोशल सपोर्ट है, तो आपके अंदर वो स्ट्रेस वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा कम होगी अकॉर्डिंग टू लेक्चरर्स। क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट आते हैं हमारे, इसके बाद लेजारस कहते हैं ये 2 लेवल अप्रेजल है, इसके प्रोसेस डिटरमाइन सिर्फ कॉग्निटिव और बिहेवियर को ही रिस्पॉन्सेस पर नहीं करती है, रिस्पॉन्सेस बट ऑल्सो आर इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल इवेंट्स। क्लियर? कि ये दोनों अप्रेजल में बात की कॉग्निटिव है, बिहेवियर के थ्रू रिस्पॉन्स हो रहा है, ये इमोशनल भी है और हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे भी है। क्लियर? यहाँ पर इन अप्रेजल, जो अप्रेजल है वो क्या है, वेरी सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करती है मैनी फैक्टर्स के ऊपर। क्लियर? पास्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस मीन्स दैट अगर आपके लाइफ में सिमिलर सिचुएशन हुई है, आपके पास्ट में पहले कोई भी सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है, और वही सिचुएशन अब आपके साथ हो रही है, उस सिचुएशन से आपने अपने आप को कैसे
बाहर निकाला, आप वो सोचोगे, देन आपका वो पास्ट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोर्ट्स हो, आप स्पोर्ट्स में आप क्या है, फुटबॉलर थे पहले भी और आज भी आप फुटबॉलर हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फुटबॉलर में आज आपका वही मैच आपके क्लास 12th में था और वही मैच आपका अब कॉलेज में आ गए आप। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में आ गए, उसी टाइम आपका मैच है और उसी टाइम आपका एग्ज़ाम है। आपने देखा कि 12th में भी मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे इस टाइम पे, इस बार भी मेरे एग्ज़ाम आ गए, तो आप देखोगे मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में क्या किया था जो सिचुएशन में आज टैकल कर सकूं, राइट। तो वो पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप स्ट्रेस को अपनी थ्रेटनिंग सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो। क्लियर। लाइफ में अगर मैं जस्ट एक जनरल वे में बात बता रही हूँ, अगर लाइफ में भी आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रॉब्लम में आप होते हो, चाहे आपके फ्रेंड्स को लेकर, आपके फैमिली में लेकर, आपकी स्टडी को लेकर कोई भी इशू आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कभी भी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है या करते आ रहे हो, तो पहले आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखो कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, देन आप कुछ चीज़ें आप अप्लाई करके अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लेकर आप अपने प्रेजेंट की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर। सो नाउ यू आर द साइकोलॉजी स्टूडेंट, सो प्लीज देखो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है आप खुद उनको हैंडल करना सीखें। क्लियर। सो नाउ हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल क्या है कि आप it examines whether one has mastery or control over a situation. A person who believes that she can control the onset of negative situation or its adverse consequences will experience less amount of stress than who have no such sense of personal control. मतलब आप अपने किसी भी सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में आप कितना उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है, आप उसको कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, ये होता है कंट्रोलेबल। और उसका क्या है, उसके क्या है, आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्लियर। एक एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मैं तो इसको कंट्रोल कर लूँगा, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, इस सिचुएशन को मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा, मैं एक चुटकियों में काम कर लूँगा। ये क्या है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जहाँ पे आता है ना, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो बिकॉज ऑफ द आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के थ्रू आप वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हो। और ये सिचुएशन जो होगी ना, ये आउटकम्स जो होंगे, ये पर्सन टू पर्सन पर वरी करेगा कि कोई पर्सन स्ट्रेस को किस तरीके से लेता है। कोई पर्सन कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी हैप्पी रहता है ना। ये तो पर्सन टू पर्सन वरी करता है। क्यों करता है, क्योंकि हम सभी इंडिविजुअल डिफरेंट हैं, राइट। अब स्ट्रेस जो होंगे वो एक्सटर्नल भी होते हैं। अब कहोगे मैम एक्सटर्नल कैसे होते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रेस जो होता है एक्सटर्नल होता है। एनवायरमेंटल हो गया, एनवायरमेंटल भी स्ट्रेस होता है, बिल्कुल होता है। नॉइस, एयर पॉल्यूशन हो गया। सोशल में अगर आपका किसी फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, किसी की रिलेशनशिप टूट गई, या कोई आइसोलेट हो गया, ठीक है, किसी के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स में, अपने कलीग्स में किसी के साथ मतलब फाइट हो गई, ठीक है, ये क्या है आपका सोशल स्ट्रेस, ठीक है। वहीं पर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया। साइकोलॉजी मतलब आप ना पर्सनल होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहे, इमोशनली हो रहे हो, प्रॉब्लम आ गई है, तो ये आपके क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। एंड सेकेंड इज सोशल स्ट्रेस। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिएक्शंस टू स्ट्रेस, ठीक है। रिएक्शंस क्या होते हैं तुम्हारे स्ट्रेस के। पहले हम एक डायग्राम देखें, यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है।
इस डायग्राम में आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देखना। स्ट्रेसर्स पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। देखो कि फर्स्ट स्ट्रेसर कौन कौन से स्ट्रेसर है, किस टाइप के स्ट्रेसर है, मीन्स एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल है या सोशल है, ठीक है। उसके डायमेंशंस क्या है, इंटेंसिटी कितनी है उसकी, ड्यूरेशन कितनी है उसकी, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, प्रिडिक्टिबिलिटी क्या है, ठीक है। पर्सन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो साइकोलॉजिकल है, फिजिकल हेल्थ किस तरीके की है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, वल्नरेबल एबिलिटीज क्या है, ये चीज़ें आपको बताएगी, क्लियर। एंड सेकंड साइकोलॉजिकल क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, क्लियर। थर्ड इज कल्चरल, कल्चरल डेफिनेशन एंड मीनिंग्स, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिव स्टाइल, ठीक है, कि हर कल्चर का अपने अपने रूल्स होते हैं, कल्चर भी कल्चर वरी करता है, ये बात हमने भी पढ़ी थी। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है, आपके पास फिजिकली आपके पास मनी है, आपके पास मेडिकल केयर एक्सेट्रा वो चीज़ें हैं। पर्सनल क्या है, वो पर्सनल आपके पास कितनी स्किल्स है कि आप वो काम कर सकते हो। कॉपिंग स्टाइल क्या है, किसी सिचुएशन को हैंडल करने का। सोशल क्या है, आपके पास सोशल नेटवर्क है या प्रोफेशनल हेल्प है, ठीक है। अब स्ट्रेस का अपेरेबल क्या है, आपके पास फिजिकल रिस्पॉन्स है, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर रिस्पॉन्स है, इमोशनल रिस्पॉन्स है और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है। ये सारी चीज़ें क्या है, आपके स्ट्रेस अप्रेजल है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। सो अब इनकी डिटेल में बात करते हैं। रिएक्शंस क्या है हमारे स्ट्रेस के। स्ट्रेस results in variety of stress reaction which may be physiological, behavioral, emotional and cognitive। ये हमने अभी पढ़े। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हमारे बिहेवियर से रिलेट होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो होते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर के अंदर। हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन इनिशिएट एक्शन अलोंग टू पाथवेज, ठीक है। टू पाथवेज में इनका जो इनिशिएट होता है, इनका फर्स्ट पाथवे क्या कहता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन का ही पार्ट है, टाइप है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक एड्रेनल ग्लैंड को मैसेज भेजता है, सेंड टू मैसेज एड्रेनल ग्लैंड, जहां पर एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ द कैटेकोलमिनाइज, जो कि एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड में होता है, ठीक है, जो कि हमारे क्या होता है ब्लड में स्ट्रीम रहता है, क्लियर। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है जो कि इनिशियल टू पाथवेज में बात करता है। फर्स्ट पाथवे में बात करते हैं कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो एड्रेनल ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है, वहीं से वो एक हार्मोन एक लार्ज अमाउंट में एक कैटेकोलमाइन्स नामक का एक हार्मोन है, एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन, जो कि ब्लड में होता है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस किसको लीड करते हैं, एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरफ क्या करते हैं, लीड करते हैं। या फिर किसी सिचुएशन से आप फाइट करो या फिर किसी सिचुएशन के प्रति वहीं पे उसको गिव अप कर दो, ठीक है। अगर आपके सामने शेर आया है, लायन आया है, तो आप उसके सामने पहले क्या करो, या फिर उसके साथ फाइट कर दो या फिर वहाँ से उसको छोड़कर भाग जाओ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई लायन नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो इट इज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू हार्मफुल इवेंट, अटैक एंड थ्रेट टू सर्वाइवल, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड पाथवे, क्या बात करता है, सेकंड पाथवे इन्वॉल्व्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तो था एड्रेनल ग्लैंड और आता है हमारा
पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बात करता है कि जो ये क्या सीक्रेट करेगा, कोर्टिसोस्टेरॉइड नामक का कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है जो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब रिएक्शंस की बात करते हैं, ये सेकंड रिएक्शन आता है इमोशनली। इमोशनल क्या है, इमोशनली reaction to the experience stress include negative emotions such as fear, anxiety, embarrassment, anger, depression और even denial। आप किसी भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशन है, किसी चीज़ को लेकर आपको डर लग रहा है, आपको एंजाइटी है, एम्ब्रासमेंट है, आपके अंदर एंगर है, डिप्रेशन है, इवन डिनाइल भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इमोशनल रिएक्शन। थर्ड बिहेवियर रिएक्शन बात करते हैं कि वर्चुअली लिमिटलेस होती है। ये डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर कि आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके का बिहेव करोगे, कैसा आपका रिएक्शन होगा। कंफर्मिनेटिव एक्शन अपोजिशन अगेंस्ट द स्ट्रेसफुल मीन्स आप स्ट्रेस, जो भी आपका स्ट्रेस बन रहा है या फिर किसी भी टाइप का आपका इवेंट या स्ट्रेस है, आप उसके साथ फाइट कर रहे हो या आप जनरली उसके को गिव अप कर रहे हो। उस सिचुएशन को आपने फाइट किया है या आपने उसको फ्लाइट किया है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कोई पर्सन सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करेगा, तो कोई पर्सन सिचुएशन को कैसे टैकल करेगा, ये डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है। क्लियर? सो नेक्स्ट कॉग्निटिव रिएक्शंस। कॉग्निटिव रिएक्शंस क्या है? Cognitive reaction include belief about the harm or threat an event poses and belief about its causes or controllability। कॉग्निटिव रिएक्शन क्या करता है, ये हमारे बिलीफ, हमारे हार्म, हमारे थ्रेट, इवन इन सारी चीज़ों को क्या है कंट्रोल करता है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनके बारे में बात करता है। दिस इंक्लूड रिस्पॉन्सिव इन एबिलिटी टू कंसंट्रेट, इंटरेसिव एंड रिपीटेड मेमोरी थॉट। ये बार बार अपने माइंड में यही चीज़ें आती हैं, वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट हो गया उसकी लाइफ के अंदर, तो बार बार वो उसी के बारे में सोचेगा, लेकिन कहीं भी अदर वर्क में उसका कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा और रिपीटिव उसके अंदर थॉट आते रहेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव रिएक्शन किस टाइप का होगा, अगर क्वेश्चन में पूछ ले, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप बता दो ये कोई भी थ्रेटफुल सिचुएशन हुई है उसके साथ, कोई भी हार्मफुल चीज़ हो गई है, उसको बिलीव बन जाते हैं क्यों हुआ मेरे साथ, और कंट्रोलेबिलिटी भी होती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सेस क्या होंगे, वो रिपीटिविटी उसी सिचुएशन के बारे में उसके थॉट आते रहेंगे, देन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और उसके जो रिपीटिव थॉट है वो बार बार उसके माइंड में रिकॉल करेंगे। सो ये है हमारी रिएक्शन फिजियोलॉजिकल। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर और कॉग्निटिव, देन इमोशनल। हमने इस 4 तरह के इमोशन स्ट्रेस के रिएक्शन को पढ़ा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसमें चेंजेस इन स्ट्रेस, जो हमने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था अभी। क्या बात करते हैं ये? चेंज इन स्ट्रेस, आपकी स्ट्रेस की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी लो है, हाई है, आपकी ड्यूरेशन क्या है स्ट्रेस की, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है स्ट्रेस में, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, लेस है या मोर है, प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, अनएक्सपेक्टेड है या प्रिडिक्टेबल है। क्लियर? सो द आउटकम ऑफ स्ट्रेस depends on the position of a particular stressful situation, experiences the dimension. Individuals' experience of stress depend on the physiological strength of the person. Thus, individuals with poor physical and health weak constitution would be more vulnerable and then those who enjoy good health.
Psychological characteristics like mental health, temperament, and self-concept are relevant to the experience of stress. The stress experience will be determined by resources of the person such as money, social, coping style, support network, etc. क्लियर आया समझ में? तो ये बात क्या करते हैं, अगर किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ, उसका टेम्परामेंट, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है और वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से कर रहा है, सो वो स्ट्रेस को जल्दी कॉप अप कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उसका प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है। ये क्या है, जो भी चीज़ें होगी ये पर्सन टू पर्सन भी वरी करती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने चैप्टर 1 में इसको भी पढ़ा हुआ है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये हमारी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट हो गई है। ये लेजारस ने बात की थी। इनका डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, अच्छे से ये डायग्राम बनाना है और ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको ये पूरा भी समझ में आएगा। क्लियर? एक बार इसको रीड आउट कर लेना अपनी बुक से। नेक्स्ट टॉपिक है, बिल्कुल ही छोटा सा है, साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। Everyone has their own pattern of stress response, and our response to stress varies depending upon our personality and early upbringing and life experiences. The symptom of stress can be physical, emotional, behavioral. Any symptom can be indicate a degree of stress which, if left unresolved, may be the serious implication. देखो, स्ट्रेस का जो पैटर्न होता है हमारी लाइफ में, वो सबके लाइफ में आती है। सबके लाइफ में अप डाउन्स होते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। लेकिन स्ट्रेस हम पे कब हावी हो जाता है? जब हमारे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर सिम्टम हम भी दिखने लग जाए, हम अपनी लाइफ में अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, हम अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात तक नहीं करते हैं, है ना, हमें ये नहीं पता कि हमें कब क्या करना चाहिए, ठीक है, हम अपने आप में ही उसी थॉट में गुम रहते हैं। ये क्या है? सिम्टम है स्ट्रेस के, जिसके हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को यहाँ पे देखते हैं, जिससे हमारी पर्सनालिटी को ब्रिंग करते हैं। जैसे हमारे जो भी रिस्पॉन्स होते हैं ना स्ट्रेस के, ये हमारी पर्सनालिटी पर डिपेंड होता है। ठीक है, हमारी लाइफ में अपब्रिंग मतलब हमें कब किसने पाला है, हम कैसे माहौल में पले बड़े हैं, ठीक है, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है। ये स्ट्रेस के जो सिम्टम फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, ये डिग्री होती है स्ट्रेस के। ये सिम्टम स्ट्रेस के डिग्री वरी करती है इन चीज़ों में, राइट। जैसे कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या, आपका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, पुअर डिसीजन हो गया, ठीक है, डिसाइड आप नहीं कर पा रहे चीज़ों को लेकर, ये क्या है, आपका डिसीजन यही है। तो यही चीज़ें आपको क्या स्ट्रेस और हमें साइंस बताते हैं कि किसी पर्सन के अंदर सिचुएशनल फैक्टर कौन कौन से हैं। क्लियर गाइस? आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं। देखो, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस बाय लेजारस की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको अच्छे से क्लियर करनी है, ठीक है। और इसके जो अपेरेजल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में MCQ में भी पूछे जाएंगे, और थ्योरी का नेम किसने दिया है वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो, एग्ज़ाम के टाइम पे जब भी आप कोई टॉपिक कवर करो, साइकोलॉजिस्ट का जहाँ भी नेम आता है आपको नोट डाउन करना है वहाँ पर, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। क्लियर? सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।